सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATP एंड हम रिवाइज करते डायरेक्टर की बात करें तो ये सब चीज़ें तो रहने ही दो कि नीड ऑफ डायरेक्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। हम तो देखें असाइनमेंट नहीं चलेगा, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं चलेगा, अपने ऑफिस को असाइन करोगे नहीं चलेगा। पर मरने के बाद कोई सक्सेसर आ रहा है तो ये असाइनमेंट थोड़ी ना होता है। असाइनमेंट मतलब होता है अब मेरा खुद का ऑफिस, मेरा ऑफिस, हिज ऑफिस, वो अपना ऑफिस वो किसी को असाइन कर रहा है। सक्सेशन इज एन असाइनमेंट, मतलब सक्सेशन चलेगा, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, 155 दिन, इसकी हम बात करें तो एक से ज़्यादा दिन आप होल्ड नहीं कर सकते और दिन मैंडेटरी है। दिन के लिए क्या है, आपको DIR3 डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ता है। रही बात करें डॉक्यूमेंट की, अब क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट पे स्टाफ बना हुआ है, क्या है मैंडेटरी करना है टू इंडिकेट दिन इन जो है रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, इसमें मैंडेटरी आपको दिन इंडिकेट करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। रजिस्ट्रार को नहीं भेजोगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे। जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दिन की भेजते हो डिटेल, DIR3 के साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हो। डॉक्यूमेंट में आप अपना फोटो देते हो, अपना रेसिडेंस एड्रेस देते हो, प्रूफ देते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी देते हो, ठीक है। ये दिया, ठीक है। और इन केस डिफेक्ट है तो डायरेक्ट कर देंगे कि टू रेक्टिफाई डिफेक्ट इन 15 डेज। आप 15 दिन में ठीक कर लो, और 7 दिन नहीं बोला है भैया, 15 दिन में ठीक कर लो। फिर जो है रेक्टिफाई करना डिफेक्ट, और ये जो डिफेक्ट है इसको इंटीमेट कर देंगे। इंटीमेट डिफेक्ट वेबसाइट और ईमेल, वेबसाइट से ही बता देंगे और ईमेल से ही बता देंगे, ठीक है। अब इसको ठीक करना है 15 दिन में, तो डायरेक्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्ट इन 15 डेज बाद रीसबमिशन, 15 दिन में रीसबमिट कर दो, ठीक है। इफ़ नॉट रेक्टिफाइड, इफ़ नॉट रीसबमिशन, तो ऐसे केस में इनवैलिड हो जाएगा और आप एप्लीकेशन को बोलोगे कि भैया तेरी एप्लीकेशन तो इनवैलिड हो गई है, 15 दिन में तेरे को रीसबमिट करना था, तूने रीसबमिट नहीं करा है, अब तूने रीसबमिट नहीं करा है, इनवैलिड हो गई है, ठीक है, नई एप्लीकेशन दे दे, ठीक है। इसमें निमोनिक ये था BIFR, अपन ने वो पढ़ा है ना BIFR, तो BI बोर्ड रिजोल्यूशन आइडेंटिटी, PH क्या है, फोटो, रेसिडेंस प्रूफ और साइन, जो भी है। मैं तो DIR3 के साथ डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। 1 महीने में दिन मिलता है, दिन मिलने के 1 महीने बाद कंपनी को इंटीमेट होता है। कंपनी को इंटीमेट हुआ, कंपनी 15 दिन में रजिस्ट्रार को बता देती है इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। सिंपल सी बात है, इसने डायरेक्ट इसको नहीं दिया, ऐसे गई साइकिल। 15 दिन की बात है, 30 डेज की बात नहीं, मतलब 15 दिन ही है अभी तक। अपन जब पढ़ रहे हैं सब जगह 15 दिन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, 30 डेज कहीं नहीं है, ठीक है। डिफेक्ट भी रेक्टिफाई करना है 15 डेज में। समझो, अब एप्लीकेशन DIR3 एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, और फिर जो है एप्लीकेशन नंबर, आप एप्लीकेशन फर्निश करते हो, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, ठीक है। अब DIR3 शैल बी साइन एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप जो है ये जो दिन है, तो दिन को आप साइन करो और सबमिट कर दो इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल सी बात है, साइन करोगे सबमिट करोगे ना इलेक्ट्रॉनिकली, बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज और ओन DSC शैल बी वेरीफाइड डिजिटली। अरे भाई, सामने वाला अगर साइन कर रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो दिन शैल बी साइन एंड सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली। वो साइन कर रहा है और सबमिट कर रहा है, और जब सबमिट करेगा तो वेरीफाई करेगा डिजिटली। अब वो डिजिटली वेरीफाई कर रहा है तो वेरीफाई किससे करेगा, होल टाइम CS, MD, CEO, CFO, डायरेक्टर, तो वेरीफाई डिजिटली बाय होल टाइम CS और MD और डायरेक्टर और CEO और CFO। तो देखो, होल टाइम CS है, MD है, तो होल टाइम CS, MD, CEO, CFO, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वेरीफाई करेंगे। देखो, वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेंट जो है अपनी DSC के साथ भरेगा, एप्लीकेंट जो है बाकायदा वेरीफाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने भाई दिन दिया, डॉक्यूमेंट दिए, और फिर मेरे को दिन मिला 1 महीने में। रेक्टिफिकेशन करना है तो 15 डेज में मेरे को रीसबमिट करना है, ठीक है, और रीसबमिट करना है, और एप्लीकेंट अंडर रीसबमिशन, तो वो फिर जो है इनवैलिड नहीं माना जाता। साथ ही साथ जब मेरे को 1 महीने में मिलती है, 1 महीने में मिला तो मुझे इंडिकेट कर दिया मैंने कंपनी को भी 1 महीने में, तो 1 महीना 15 दिन,
15 डेज, 15 दिन, 1.5, 15 दिन में इंटीमेट कर दिया। ठीक है, चलो तो अगर हम देखें सिंपल सी बात है, हम देखो यार वो बना देते हैं अपन अपना कंपनी है, सॉरी इधर रजिस्ट्रार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा पर्सन को 1 महीने में, पर्सन देगा कंपनी को 1 महीने में, कंपनी देगी 15 दिन में। यह है सीन। अब कैंसिलेशन एंड सरेंडर ऑफ डिन, ये डिन के प्रोविजन अननेसेसरीली जो है टाइम तो खाते हैं। ठीक है, फिर भी चलो करते हैं। दिन के फॉर्म्स है, दिन के फॉर्म्स भी हम देख लेंगे, चेंजेस है। इसके बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी यूज टू वाली चीज़ आएगी। हम बात करें कैंसिलेशन एंड सरेंडर ऑफ डिन की, तो अगर हम बात करें कैंसिलेशन की कि मेरे को जो डिन है मेरा कैंसिल करना है या मेरे को मेरा डिन सरेंडर करना है, तो भाई क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डिपार्टमेंट रीजनल डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग सेटिस्फैक्शन, वो पहले सेटिस्फैक्शन लेगा कि जो पर्टिकुलर फर्निश है डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करने हैं, मे सरेंडर डिन इन फॉलोइंग केसेस। तो जो भी पर्टिकुलर फर्निश कर रहे हैं जो भी है, फिर वो जो है डिन सरेंडर हो जाएगा फॉलोइंग केसेस में। डिन सरेंडर होगा, पर्टिकुलर सबमिट करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, सेटिस्फैक्शन लिया, अब जो है सरेंडर करना है डिन। तो डुप्लीकेट डिन, ठीक है, तो डिन और सरेंडर कब कर सकते हैं, या तो इसके पास भाई 2 डिन आ गए हो डुप्लीकेट, या डिन ऑप्शन जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में आपने एक्वायर किया, डिन ऑब्टेन इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो डी से डुप्लीकेट, तो डिन डुप्लीकेट है। ठीक है, ठीक है, तो डिन डुप्लीकेट है, और डिन ऑप्शन जो आपने ऑब्टेन करा है डुप्लीकेट डिन है, और ऑप्शन जो है आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में डिन ऑब्टेन करा है। ठीक है, तो डुप्लीकेट है, फ्रॉड है, इंडिविजुअल की डेथ हो गई है। ठीक है, तो डुप्लीकेट, फ्रॉड, डेथ हो गई है, और इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अगर इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड हो गया है एज इंसॉल्वेंट, तो सिंपल सी बात है भाई, जो है डुप्लीकेट डिन है, डिन जो है एक से ज़्यादा है। सबसे पहले डिन जो ऑब्टेन करा है, चलो डुप्लीकेट नहीं है, देखो डुप्लीकेट एक से ज़्यादा है, चलो नहीं है तो तुमको मिला भी तो वो तुमने फ्रॉड तरीके से लिया है ना। ठीक है, यही मर गया, डेथ। ठीक है, या इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो डेथ तो इंसॉल्वेंट, डेथ तो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, एक से ज़्यादा डिन मिला है और या तो फ्रॉड है। तो अपन ने क्या बोला भैया, एक से ज़्यादा डिन है या तो नहीं है। अब नहीं है तो भाई फ्रॉड है। ठीक है, वो चलो जो भी है, इधर डेथ हो गई या अपन बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा है सीन। जब ना छोटा सा ये हो गया कि डेथ हुई, इंसॉल्वेंट हुई, तो डेथ हुआ या इंसॉल्वेंट हुआ तो ठीक है, एक से डिन है तो भी, वो नहीं है तो भाई फ्रॉडली ऑब्टेन करा है। एप्लीकेशन फॉर्म DIR-5 विद डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन दैट ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। ठीक है, तो डिक्लेरेशन क्या देगा, ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। डिन हैज़ नेवर बीन यूज्ड फॉर फाइलिंग एनी डॉक्यूमेंट टू द अथॉरिटी। देखो, ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी, उस दिन से उसको ना तो उसको यूज़ करा है, ना उसको यूज़ करके वो डायरेक्टर बना है। ठीक है, उस दिन का यूज़ नहीं करा, नया का नया है। जैसे अपन रिटर्न करते हैं ना, तो बोलते क्या रहो नया है, कुछ यूज़ नहीं करा, ले लो, तो यूज़ नहीं करा है। और ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये देखा, तो अगर हम बात करें तो ठीक है, हमने ये सब बातें देख ली है कि भैया कैंसिल हो रहा है, तो डुप्लीकेट दिन की बात करी है कि डेथ हो गए है, इंसॉल्वेंटी हो गई है, एक से ज़्यादा है, या चलो एक ही है पर फ्रॉडुलेंट मैनर में ऑब्टेन करा है। ठीक है, और दिन की एप्लीकेशन की अपन ने बात करी, इसका अपन कर लेते हैं यार कि दिन की एप्लीकेशन करी है, दिन की एप्लीकेशन की है अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और एप्लीकेशन दी है और बाकायदा आता है तो हम कंपनी को बताते हैं। तो ठीक है, दिन की एप्लीकेशन हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, दिन जो है कंपनी को हम बताते हैं, ये 3 है और 3B है। चेंज करना हो
तो सरेंडर करने के लिए किसको अप्लाई करते हैं भैया? ठीक है, अगर हम सरेंडर की बात करें तो ये चेंजेस की बात है भाई। चेंजेस के लिए भी आप जो है गवर्नमेंट को ही दोगे और फाइल भी गवर्नमेंट को ही दोगे, जो भी है। ठीक है, तो अगर हम करें सरेंडर तो 5 और चेंज करें तो 6। ठीक है, अब दिन कंसेंट दे रहा है, डायरेक्टर कंसेंट दे रहा है रजिस्ट्रार को। ठीक है, कंपनी कंसेंट दे रही है रजिस्ट्रार को, अब डायरेक्टर दे रही है कंसेंट कंपनी को। यह है रेजिग्नेशन का। ठीक है, तो ये अपने बातें कर ली, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें तो केवाईसी के बारे में बात है। केवाईसी थोड़ा सा समझ लो क्या है। केवाईसी अबाउट 25/7/2019 में इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है डिन। इंडिविजुअल जो है वो डिन होल्ड कर रहा है 31/3। ठीक है, इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है डिन 31/3। ठीक है, अगर 31 मार्च को मतलब ईयर एंड तक इंडिविजुअल जो है डिन होल्ड कर रहा है तो 30 सितंबर या उसके पहले, ठीक है, ये 30 सितंबर या उसके पहले DI3 KYC फॉर्म भर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को KYC। ठीक है, अब यही अगर ये 18 को होल्ड कर रहा है तो 5 अक्टूबर जो भी है, इफ़ ऑलरेडी सबमिटेड DI3 तो सबमिट कर दे। इफ़ ऑलरेडी सबमिटेड DI3 इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये DI3 KYC ई फॉर्म बोला है। ठीक है, ये ई फॉर्म बोला है। इफ ऑलरेडी सबमिट DI3 KYC ई फॉर्म। ठीक है, सफिशिएंट कंप्लायंस इफ सबमिट DI3 KYC वेब फॉर्म। अगर ई फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है, वेब फॉर्म सबमिट कर दे इन सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, कंपनी अंडर 25A हैज़ टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव। अब उन्हें जो है कंपनी अंडर 25A अगर हम बात करें तो फाइल करना पड़ेगा ई फॉर्म एक्टिव 15/6/2019 के पहले। अदरवाइज डील ऑफ ऑल डायरेक्टर, तो कंपनी अंडर रूल 25A हैज़ टू फाइल ई फॉर्म। उसका ई फॉर्म एक्टिव तो भरना ही पड़ेगा 15 अगस्त 19। अभी अपन कितना भी अपन सितंबर बोले 15 जून 2019 के पहले। अदरवाइज जो है डिन ऑफ ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर जो है वो मान लिया जाएगा कि डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंट कंपनी। तो ई फॉर्म एक्टिव भी भरना पड़ेगा। तो वेब फॉर्म आ गया, ई फॉर्म आ गया और ये आ गया ई फॉर्म एक्टिव। चलो, ये अपन ने पढ़ा। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे कि आप अप्लाई करते हो, जो वैसे आप चेंजेस के लिए भी डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगा चेंज को। ठीक है, 6 में दिया 30 दिन में, इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन में है जो है बताया, वेरीफाई करा, अपने डेटाबेस को अपडेट करा और सही में, और सेंट्रल गवर्नमेंट दिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री को बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट की दिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ने रजिस्टर को बताया। दिन जो है चेंजेस होने के 15 दिन के अंदर बताया ना, कि 15 दिन के अंदर कंपनी को बताया। पूरा सिस्टम ही उलट है। इधर अपन महीना भर समझ रहे थे, इधर 15 दिन में चेंज बता दिया, चेंज 15 दिन में, और इधर ये रजिस्ट्रार को बता रहे 30 दिन 15 दिन, कोई महीना भर का वो ही नहीं है, मतलब कि 1 महीने की बात ही नहीं, 30 दिन और 15 दिन। चलो, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वेश्चन ऐसा तो पूछता नहीं कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा बताओ, बस ये है पर्सन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड। और कौन डिक्लेयर कर रहा है? कॉम्पिटेंट कोर्ट। और साउंड माइंड का हो गया तो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा एंड। तो अनसाउंड माइंड है, पर्सन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड है, जो है इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड है, डिक्लेयर्ड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड है पर नॉट डिस्चार्ज नहीं है। अप्लाइड टू एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, तो देखो अप्लाई करा है या डिक्लेयर्ड है, अप्लाई करा है या डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, और डिक्लेयर्ड है, ठीक है, पर डिस्चार्ज नहीं किया है। अप्लाई डिक्लेयर पर डिस्चार्ज नहीं करा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है, पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, अपन ने अनसाउंड माइंड पढ़ा, अपन ने इंसॉल्वेंट पढ़ा, अपन ने इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई करा हो या डिक्लेयर हो गया हो, पर जो है एप्लीकेशन अभी डिक्लेयर हो गया पर डिस्चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, D+ डिस नहीं करा है।
ओके, तो एडजुडिकेट इज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन पेंडिंग है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, 6 महीने जो है, 6 महीने उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है यार, देखो कन्विक्टेड बाय कोर्ट, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इम्प्रिजन 6 महीने उससे ज़्यादा, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, जिसको अगर जो है 6 महीने से ज़्यादा है, अगर इम्प्रिजनमेंट 7 साल उससे ज़्यादा होता तो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम हो जाता। 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू दिस ब्रो। और कन्विक्टेड करा है तो ध्यान रखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, अपील करी होगी पर कन्विक्टेड हो गया तो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है। और 5 साल तक रहेगा, ठीक है। 5 ईयर नॉट रिलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, 5 ईयर्स नॉट रिलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, ये एक्सपायरी से जगह जाता है, 5 ईयर नॉट रिलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। पर्सन अगेंस्ट होम जो है कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, एक्सपायरी हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है। पर्सन अगेंस्ट होम कोर्ट पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, वही अपील है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, तो कोर्ट ने पास कर दिया, वही कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कोर्ट ने पास किया, कोर्ट सेम, ठीक है। चलो, कॉल्स पे नहीं करे, 6 महीने इलैप्स हो गए लास्ट डे से, 6 महीने इलैप्स हो गए कब से, डेट ऑफ कॉल से, लास्ट डे से, लिख दे डेट ऑफ कॉल से नहीं, ठीक है। और जॉइंट शेयर होल्डर है तो बहुत लायबल है, डेट ऑफ कॉल से नहीं। अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट अगर फाइन लगा के छोड़ देंगे, अब कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने उससे ज़्यादा है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर फाइन लगा के छोड़ दिया है, अगर फाइन लगा के ही छोड़ दिया है, कन्विक्ट नहीं करा है, अब इधर उधर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अब इधर जो है रिलेटेड पार्टी है, मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है, उधर मॉरल टर्पिट्यूड था, इधर जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फाइन लगा के छोड़ दिया, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील जो है वो वही डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ लिस्टेड कंपनी में कन्विक्ट होते हैं, भाई क्या बोला है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, कन्विक्ट कब होंगे, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ लिस्टेड कंपनी में कन्विक्ट होते हैं, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ लिस्टेड कंपनी ना तब जाके कन्विक्ट होते हैं, अदरवाइज कन्विक्ट नहीं होते। पर्सन टू हिम डिन नॉट अलॉटेड, जिससे दिन ही अलॉट नहीं हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाइड है, पर्सन जिसकी डायरेक्टरशिप प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन है कि सी एक फॉर्मर बैंक एग्जीक्यूटिव है, वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट 8 ईयर्स अगो, वो कोर्ट से कन्विक्ट था 8 साल पहले फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 8 साल पहले कन्विक्टेड था 8 ईयर्स अगो, ठीक है, वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट 8 ईयर्स अगो फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड एंड सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 8 साल पहले 1 साल का इम्प्रिजनमेंट था, इसको ऐसा समझना है, तो 5 ईयर्स तो इलैप्स हो गए ना कन्विक्शन ऑफ कोर्ट के, तो फिर ठीक है, ऐसा है चलेगा, फिर तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो डिस्क्वालीफाइड है क्या, नहीं है, ऐसा नो मतलब नॉट डिस्क्वालीफाइड ऐसा। चलो, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, अब देखो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में अपन ने पढ़ा ए फर्स्ट, अपन अब पढ़ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्यों, क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। अब जब कंपनी डिफॉल्ट करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं आता इसमें, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉमिनी डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी सब आता है। डिस्क्वालिफिकेशन वही 5 ईयर्स के लिए, पर्सन हु इज और हैज़ बीन, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हु इज और या हैज़ बीन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, तो पर्सन जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा टू रीअपॉइंट इन दैट कंपनी, उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता और किसी दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब कि उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता और दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब कि उस कंपनी में
वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अभी जो चल रहा है वो चलने दो, पर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। और दूसरी कंपनी में तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता, तो दूसरी कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो निकालो वहाँ से, अपॉइंट ही नहीं हो सकता फॉर 5 years। ठीक है। इफ company not filed financial statement or annual return for 3 continuous preceding financial year, या company fail 3D fail to repay deposit, redeem debenture or fail to pay dividend। तो repay deposit plus interest thereon, redeem debenture plus interest thereon और pay dividend। तो fail to pay dividend और fail to pay declared dividend, क्योंकि वो liability हो जाती है। इसमें लोन कवर नहीं, याद रखना, इसमें लोन कवर नहीं है। तो 3 साल से, ठीक है, अगर आपने नहीं करा है। फेल टू रीपे डिपॉजिट विथ इंटरेस्ट, फेल टू रिडीम डिवेंचर विथ इंटरेस्ट और फेल टू पे डिविडेंड, ठीक है, फॉर मोर देन 1 year, वो 1 year और मोर, तो ऐसे केस में जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। पर्सन शुड बी डिस्क्वालीफाइड एट डिस्क्वालीफाइड टाइम। डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पे ही डिस्क्वालीफाइड होता है। जब मैंने पढ़ लिया कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनुअल रिटर्न 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से कंटिन्यूस आप फाइल नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूस आपने फाइल नहीं करे हैं, ठीक है। साथ ही साथ फेल टू रीपे, रिडीम और पे डिविडेंड फॉर मोर देन 1 year, जो भी है आप डिस्क्वालीफाइड हो। कंटिन्यूस देखा जाता है और डिफॉल्ट बाय कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉमिनी डायरेक्टर, सब पे अप्लीकेबल होता ही है। फर्दर पॉइंट्स क्या है? 164(2) डिस्क्वालिफिकेशन मेड गुड आफ्टर स्टिल डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट। 152 की डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर दी ठीक, देखो 161 में तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर ठीक भी कर दी तो डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ था इसमें? आफ्टर वर्ड अगर साउंड होते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन एंडेड हो जाता है, क्योंकि अनसाउंड माइंड पे डिस्क्वालीफाइड थे, साउंड हो गए तो डिस्क्वालिफिकेशन एंड हो गई। सेम ईयर डिस्क्वालिफिकेशन अगर डन, तो अगर इसको अगर अपन ने, तो सिंपल सा इसमें लोन कवर नहीं है, ये याद रखना। फर्दर पॉइंट्स 164(2) के क्या है? 164(2) डिस्क्वालीफाइड मेड गुड आफ्टर स्टिल डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट। ठीक भी कर दिया तो भी डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ ऑडिटर अंडर 143(3)(g), ठीक है, ऑडिटर अंडर सेक्शन 143(3)(g स्टेट डिस्क्वालिफिकेशन 164(2) में, ठीक है। 164(2) नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के एडिशनल ग्राउंड कैन बी प्रिस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है एडिशनल ग्राउंड। एडिशनल ग्राउंड प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो 164(2) में क्या बोला है कि प्राइवेट कंपनी जो है एडिशनल ग्राउंड को प्रिस्क्राइब कर सकता है। प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकता है। एज जो भी है चीज़ है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। पर्सन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन दैट कंपनी डिस्क्वालीफाइड इन अदर कंपनी। पर्सन उस कंपनी में तो डायरेक्टर रहेगा, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है दूसरी कंपनी से। तो ये चीज़ें थी, ये अपन ने देखी। फिर एक चीज़ है जो समझने की है, वो क्या है कि सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? इफ कंपनी कमिट डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी ने कमिट करा है डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। क्या बोला है? इफ कंपनी कमिट डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई फाइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफॉल्ट कर दिया, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्स्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो वो डायरेक्टर जो है, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। उसके अपॉइंटमेंट डेट से पहले 6 महीने तक जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना, डायरेक्टर अपॉइंटेड डे से 6 महीने तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मीन्स अगर अपॉइंटमेंट जुलाई 19 में है तो अपॉइंटमेंट वैलिड इन Jan 20, तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 6 months। और अभी अपन ने पढ़ा था कि पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी का, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है रीअपॉइंट होने से इन दैट कंपनी, अपॉइंटमेंट होने से इन अदर कंपनी 5 years के लिए, ठीक है। अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूस फाइल नहीं करे हैं,
फिर ये है कि 164(2) डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ठीक भी कर दी तो भी डिस्क्वालिफिकेशन तो है। ऑडिटर अंडर 143(3)(g) वो डिस्क्वालिफिकेशन लिखता है 164(2) की, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है। एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब करके रखे है, ठीक है। पर्सन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, पर्सन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, और वो डिस्क्वालीफाइड करता है अदर कंपनी में, ठीक है। तो कंटिन्यू रहता है तो री अपॉइंट नहीं हो सकता इन दैट कंपनी, और दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। ये सब अपन ने बात पढ़ी, ठीक है। 167 की बात करते हैं। 167 में क्या बोल रहे हैं कि भाई वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। अब पर्सन ने अगर डिस्क्वालिफिकेशन इंकर करा है 164(1) में, 2 में, 3 में, ठीक है, वही प्राइवेट कंपनी की बात होती है। नोट 164(2) में सारे डायरेक्टर ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी गॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। सारे डायरेक्टर ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी गॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी और अपॉइंट इन अनदर कंपनी। 164(2) तो ये बोलता है ऑल डायरेक्टर, ठीक है। 167 क्या होता है, इफ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड 164(2) हिज ऑफिस गॉट वैकेट, उसके ऑफिस वैकेट हो जाता है इन ऑल अदर कंपनी। ये बोल रहा है 164(2) कि ऑल डायरेक्टर डिफॉल्टिंग कंपनी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं रीअपॉइंटमेंट करने से और अपॉइंटमेंट होने से। तो डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गया, पर जब बात करें वैकेंसी की, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, पर भाई तू पागल है ये बोल दिया, पर भाई तेरे को भगाया, वो 167 भगाता है। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164(2) हिज ऑफिस गेट वैकेट, तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो गया, ठीक है, उसकी वैकेंसी इन ऑल अदर कंपनी, पर वैकेंसी नहीं होगी इन डिफॉल्टिंग कंपनी। क्वेश्चन ये थे, एज ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली इन एक्सटी लिमिटेड, एज ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली इन एक्सटी लिमिटेड, नो क्वेश्चन ऑफ रीअपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन अराइजेस। एज ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली वेकेट करना पड़ेगा एक्सटी लिमिटेड से, तो नो क्वेश्चन ऑफ रीअपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन इसके रीअपॉइंटमेंट की बात ही नहीं आती, क्योंकि इसको निकलना पड़ेगा, वेकेट तो करना ही पड़ेगा। अब अगर पर्सन जो है वो सारी बोर्ड मीटिंग में एक्सेप्ट हो रहा है ड्यूरिंग 12 मंथ, अब मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रेजेंस मानते हैं, लीव ग्रांट करी है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, डायरेक्टर अगर एब्सेंट है सारी बोर्ड मीटिंग में ड्यूरिंग 12 मंथ, तो ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो प्रेजेंस मानते हैं। ग्रांट अगर लीव भी ग्रांट करी ना, भले ही वो 12 महीने से ज़्यादा है, भैया ड्यूरिंग 12 मंथ तू एब्सेंट है, पर अगर लीव ग्रांट करी है, ग्रांटेड लीव भी एब्सेंट ही मानते हैं। ग्रांटेड लीव को भी जो है हम एब्सेंट ही मानते हैं, भले ही लीव ग्रांट करिए कि भैया तू घूम 12 महीने मत आ, कोई दिक्कत नहीं, लीव पे जा, बट फिर भी एब्सेंट। अब व्हेन पर्सन एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर तुम 184 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो और एंटर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, या तो ये कॉन्ट्रावेंशन 184 का है या तो फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। देखो तुमने कॉन्ट्रावेंशन करा, या तो तुमने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा, तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तुमको एंटर नहीं होना तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना था तुमको क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुमने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा, तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होना था। तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो ही डिस्क्वालीफाइड, 167 और एंटर नहीं होना था, तुमने डिस्क्लोज नहीं करा तो भी फंस गए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो देखो समझ लिए कि जो है एंटर नहीं होना था, ठीक है, एंटर हो गए तो भी गड़बड़ है, और एंटर नहीं हुए पर तुमने डिस्क्लोज नहीं करा तो गड़बड़ है, जो हो गया, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑर्डर से डिस्क्वालीफाइड हो, या कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा है, और पर्सन को रिमूव करा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में प्लस 169 प्रोविजन, पर्सन रिमूव बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन प्लस कंप्लाई कर रहा है वो 169 के प्रोविजन, पर्सन रिमूव बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। तो लिखा हुआ है पर्सन रिमूव बाय, 1 सेकेंड ये इसको भी पढ़ लेते हैं कि पर्सन, ठीक है, रिमूव इन द परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो रिमूव अंडर परसुएंस ऑफ दिस एक्ट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 169 में का जीएम में हुआ तो लगता है 169 की प्रोविजन भी कंप्लाई करना है। और इम्पॉर्टेंट है, पर्सन अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग, पर्सन अपॉइंट किया है क्योंकि होल्ड कर रहा है वो ऑफिस है एम्प्लॉयमेंट इन, और पर्सन
अपॉइंट किया बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग सीजेस टू होल्ड ऑफिस। तो पर्सन अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएट सब्सिडियरी और होल्डिंग, और उसने वहाँ से ही ऑफिस छोड़ दिया तो इधर भी वो वेकेशन में आ जाता है। ये हमने पढ़ा। और फर्दर कुछ पॉइंट्स ये हैं कि क्या पॉइंट्स है, अगर हम बात करें तो फर्दर पॉइंट्स है वेकेशन इप्सो फैक्टो। अच्छा, वेकेशन तो इप्सो फैक्टो होता है, वेकेशन तो हो गया वहीं के वहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड थोड़ी ना देते हैं। ग्राउंड का कोई वेवर भी नहीं है और कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं होता है, ठीक है। पर जो भी है भाई, पोस्टपोन्ड हो सकती है वैकेंसी, इप्सो फैक्टो तो नहीं पर पोस्टपोन्ड हो सकती है तुम्हारी वैकेंसी। अपील कर दो 30 दिन में, ठीक है। या देखो अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, कन्विक्ट, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑर्डर, या कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, तो डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑर्डर और फॉर एन ऑफेंस फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है। और सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट है ना, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑर्डर, जो भी है। तो अपील कर दिया उसने 30 दिन में, तो अपील डिस्पोज होने के 7 दिन के अंदर, अगर फर्दर अपील करी 7 दिन में तो फर्दर अपील डिस्पोज होने पर ही, ठीक है। तो वही है, अपील कर दी तो डिस्पोज होने के 7 दिन, और फर्दर अपील करी है तो फर्दर अपील करी है तो फर्दर अपील डिस्पोज होने पे, ठीक है। तो ये है सीन। 167 का कॉन्ट्रावेंशन की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट है 1 साल का, भाई 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है कॉन्ट्रावेंशन पे, और फाइन है 1 लाख से 5 लाख का ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो। कंसिक्वेंस ऑफ वेकेशन क्या है, वेकेशन क्या है, सारे डायरेक्टर वेकेट हो जाते हैं, देन प्रमोटर, अब सारे डायरेक्टर ही अगर वेकेट हो रहे हैं तो फिर जो है प्रमोटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ प्रमोटर, और तो फिर प्रमोटर किला लड़ाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ प्रमोटर, ठीक है। तो ये जो है ये किला लड़ाएंगे और अपॉइंट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो प्रमोटर अपॉइंट कर देगा, सारे डायरेक्टर वेकेट हो गए तो प्रमोटर अपॉइंट हो जाए करेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ प्रमोटर जो है वो अपॉइंट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर, जिसका टेन्योर होगा टिल नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो सारे डायरेक्टर को होल्ड करनी है ऑफिस टिल नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और 167(4) ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल राउंड ऑफ वेकेशन बता सकता है। समरी ये है कि भाई ये मस्त है, ये समरी अच्छी करी तुमने। अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज डिसॉल्वेंट है, अप्लाई करा डिसॉल्वेंट है, अप्लाई करा है एप्लीकेशन पेंडिंग है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन मॉरल टर्पिट्यूड ऑफेंस है मोर देन इक्वल टू 6 मंथ, कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दे दिया, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कॉल्स नॉट पेड एंड 6 मंथ हैव बीन इलैप्स्ड, दिन, ठीक है, नहीं है और डायरेक्टरशिप लिमिट से ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगा, 3 डिपॉजिट, ठीक है, डिपेंड, ये आपने जो है नहीं करा है, ठीक है। तो रीपे, रिडीम और पे नहीं करा है फॉर 1 ईयर और मोर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है प्रीसीडिंग, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से आपने फाइल नहीं करे, कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं करे, और जो है ये चीज़ जो है फेल हो गए, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा, इस पर अपन ने क्वेश्चन भी देखा ऊपर वाला, ठीक है। अब ये है पर्सन अपॉइंटेड ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही इनकर डिस्क्वालिफिकेशन 164 में, इफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम वेकेट। तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड है 164 में ही डिस्क्वालीफाइड है, उसके ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा 167 में, और ही सीज टू मीट क्राइटेरिया, तो पर्सन अपॉइंटेड ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस। अगर वो सीज कर रहा है 164 का डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर रहा है, 167 में वैकेंसी हो गई है, ठीक है, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम वेकेट, 167 में वेकेट हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन वेकेट है, और सीज टू होल्ड इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया, ओके। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसके इंक्रीज पे जो है स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ये जो भी है
ठीक है, ये इस पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 पे। ठीक है, आर्टिकल जो है अपनी हायर लिमिट प्रोवाइड कर सकता है, पर आर्टिकल जो रिड्यूस कर सकता है मैक्सिमम लिमिट को रिड्यूस कर सकता है। अब देखें, ये सब भी लिखा हुआ होता है, देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर बाय अल्टरिंग AOA अंडर सेक्शन 14 एंड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन 149(1). ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ डायरेक्टर आफ्टर अल्टरिंग AOA अल्टर करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंक्रीज कर दी नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके 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 ओके, ठीक है। आर्टिकल चेंज की जगह वो ऐसा बोलते हैं, अल्टर AOA एंड पास स्पेशल रिजोल्यूशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ डायरेक्टर बाय अल्टरिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 14 बाय स्पेशल रिजोल्यूशन 149(1). इन केस गवर्नमेंट कंपनी लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट है, ओके जो लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड देयर इंक्रीज के स्पेशल रिजोल्यूशन है, तो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उसके इंक्रीज पे स्पेशल रिजोल्यूशन, ये जो है बात करें तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर सकता है, सिंपल सी बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर सकता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या लेना देना। इन द प्रेसिडेंट द नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू बी इंक्रीज टू 16। Company will be required to comply with the following: alter the article of association under section 14 and a special resolution general meeting to increase the number of director to 16। ठीक है, तो ये है, तो ये सब लिख दिया है। ठीक है, अब जब बात कर ली नंबर ऑफ डायरेक्टर की, तब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करते, तो भाई अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करें तो मैक्सिमम तो है हमारे 20, जिसमें 10 पब्लिक कंपनी है इंक्लूडिंग डोरमेंट कंपनी, बट 20 में डोरमेंट कंपनी नहीं आता है और सेक्शन 8 कंपनी नहीं आता है। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी सब आता है। ठीक है, डायरेक्टरशिप लिमिट मेंटेन एट ऑल टाइम, डायरेक्टरशिप लिमिट कैन बी रिड्यूस बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की लिमिट है जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 20 से 10 हमारी पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी इसमें इंक्लूड होती है, सेक्शन 8 कंपनी दोनों में इंक्लूड नहीं होती। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनी में हो सकता है, सेकंड कंपनी का जो है कॉम्पिटेंट बिजनेस में नहीं हो सकता। ठीक है, वो उस बिजनेस में नहीं हो सकता जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कॉम्पिटेंट बिजनेस या बिजनेस जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस, कॉम्पिटेंट बिजनेस, ठीक है, और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट बिजनेस और बिजनेस विच कन्फ्लिक्ट बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी, कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं हो सकता, कन्फ्लिक्टिंग वाले इसमें नहीं हो सकता। मैक्सिमम डायरेक्टर स्पेशल रिजोल्यूशन से कम कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी इंक्लूड करता है डीम पब्लिक कंपनी, पर ये फॉरेन कंपनी नहीं आता। तो बोला है कि इफ अपॉइंटमेंट एक्सीड लिमिट, अपॉइंटमेंट लिमिट से ज़्यादा है, इन दिस केस इधर शी कैन चूज बिटवीन द कंपनीज इन विच शी विश टू कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एंड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अदर। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है तो जो है आप चूज़ कर लो किस में आपको अपॉइंट करना है, या आप ज़्यादा में हो तो आप रिज़ाइन कर, और जो है किस में अपॉइंट करना है आप वो चूज़ कर लो, बचे वैसे आप रिज़ाइन कर लो। जैस्मिन होल्ड करता है डायरेक्टरशिप 8 पब्लिक कंपनी में इंक्लूडिंग MD इन 2 कंपनी एंड डायरेक्टरशिप इन 6 कंपनी। इन एडिशन शी ऑल्सो होल्ड अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन 3 कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन 3 पब्लिक कंपनी। ओके, तो जैस्मिन 3 पब्लिक कंपनी है इंक्लूडिंग MD इन 2 कंपनी एंड डायरेक्टरशिप इन 6 कंपनी। इन एडिशन, ठीक है, शी होल्ड अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन 3 कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन 3 कंपनी। तो ऐसे केस में जो है ओके, ठीक है। अब रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, अब बात आती है हमारी रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट? ओके, तो भाई डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी राइट है, वो रिज़ाइन कर सकता है, जो भी है वो तो DIR 11 में जो है, DIR 11 में रजिस्ट्रार को बताएगा, मतलब DIR 11 में कंपनी को बताएगा। DIR 12 में डायरेक्टर जो है सबसे पहले कंपनी को नोटिस देगा, ईमेल नहीं नोटिस देगा। ठीक है, रिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, नोटिस देगा, ईमेल नहीं करेगा, नोटिस देगा, स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है, इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर, कॉपी देगा विथ रीज़न। DIR 11 जो है कारण बताएगा कि मैं क्यों रिज़ाइन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार को बताया, स्टैट्यूटरी राइट है, उसने कंपनी को भी बताया, रजिस्ट्रार को भी बताया, कंपनी DIR 12 में बताएगी। ठीक है, कंपनी DIR 12 में बताएगी 30 दिन के अंदर।
कंपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी, साथ ही साथ बोर्ड रिपोर्ट पे भी बताएगी। तो कंपनी मतलब एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे, साथ ही साथ 161 वेबसाइट में बताएंगे कि क्यों इसने रिज़ाइन किया। अब मे इंटीमेंट कम डायरेक्ट इंटीमेंट करे नहीं करे, ये मे है, ठीक है, इधर मे है, तो इधर बात करें सामने तो इधर श्याल है, इनको तो करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रार को होता है इफेक्टिव डेट क्या है, भाई तूने जब नोटिस दिया तो डेट जो नोटिस ने दिया हुआ है या तूने को जब डेजिग्नेशन रिसीव हुआ है विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर हायर अगर हमने देखा है तो। अब बात क्या आती है कि तो भाई सबमिशन ऑफ DIR टू रजिस्ट्रार इन इस कंसिक्वेंशियल एक्ट, वो DIR जो आप रजिस्ट्रार को दे रहे हैं ना वो एक कंसिक्वेंशियल एक्ट है। नॉट डूइंग कंसिक्वेंशियल एक्ट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि रजिस्ट्रेशन ही तुम्हारा इनवैलिड हो गया, रेजिग्नेशन तो तब भी होगा, राइट। तो अपन नई बात कर ली, रेजिग्नेशन नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन जो है उसको एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस से जो है नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, तो रेजिग्नेशन इज नॉट विथ स्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। डेजिग्नेशन स्टैट्यूटरी राइट है, रेजिग्नेशन है, कंपनी जो है ना कंपेल कर सकती है डायरेक्टर को कि कंटिन्यू करो, उसका स्टैट्यूटरी राइट है। रेजिग्नेशन नॉट डिपेंड ऑन कंसिक्वेंशियल एक्ट, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा, राइट। और ये है तो समझने का कि भाई वही इफेक्टिव डेट अगर 15/2 है, ज्वाइनिंग ऑफ HXL लिमिटेड ऑन 13/2 इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि तुम्हारी इफेक्टिव डेट है और ये इफेक्टिव डेट रेजिग्नेशन की, इसके पहले अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो वैलिड नहीं होगा। कंसिक्वेंशियल एक्ट हमने देखा, रेजिग्नेशन की हमने बात करी। अब अपॉइंटमेंट टू बी वोट ऑन इंडिविजुअली, ये अपन रिपोर्ट में सब अपन बताएंगे ही। अब अपॉइंटमेंट टू बी वोट ऑन इंडिविजुअली, अपॉइंटमेंट टू बी वोट ऑन इंडिविजुअली, मेंबर अपॉइंट करता है तो एक रिजोल्यूशन से एक डायरेक्टर, बोर्ड रिजोल्यूशन अपॉइंट करते हैं तो एक रिजोल्यूशन से एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो सकता है। 161 वाले एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल एक्सेप्शन, जब जहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी रिजोल्यूशन से हो सकते हैं, बट 2 रिजोल्यूशन के लिए पास करने पड़ेंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन एंड रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं लगता, रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन में यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं लगता। रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन में अपन ये बोलते हैं कि नो वोट अगेंस्ट, अगेंस्ट में कोई वोट नहीं होना चाहिए, और जनरल मीटिंग में OR, तो रिजोल्यूशन बाय ऑथराइजेशन एंड देन जनरल मीटिंग में OR, ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। तो मोर देन वन डायरेक्टर, मोर देन वन रिजोल्यूशन, एक से ज़्यादा डायरेक्टर, एक रिजोल्यूशन में एक से ज़्यादा डायरेक्टर। प्रपोज टू मूव सच अ मोशन हैज़ बीन फर्स्ट बीन एग्रीड एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट बीन कास्ट अगेंस्ट इट। मूव सच मोशन पर फर्स्टली एग्रीड, फर्स्ट एग्रीड, राइट। अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्रीड, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एग्रीड एट BM। अब रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब रिजोल्यूशन मूव इन कॉन्ट्रावेंशन शैल बी वॉइड, अगर रिजोल्यूशन जो है कॉन्ट्रावेंशन में मूव कर रहे हैं, रिजोल्यूशन जो है कॉन्ट्रावेंशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना कर लिया। अब a resolution move in contravention shall be void whether or not any objection was taken when it was moved। resolution मूव करा इन contravention में वो void हो जाएगा, whether or not any objection was taken। resolution अगर आपने contravention में कर लिया है तो void हो जाएगा whether or not objection was taken when it was moved। तो एक क्वेश्चन था कि XYZ लिमिटेड इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट करा ऑडिट डायरेक्टर बाय पासिंग वन सिंगल रिजोल्यूशन, नो ऑब्जेक्शन वॉज मेड टू रिजोल्यूशन, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, ठीक है, तो ये गलत हो गया ना। AGM में अब सारे डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से किया और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, भाई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब सही है, ये गलत रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन वैलिड नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता, 100% गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी की होली सब्सिडियरी पे नहीं लगता, तो किस पे नहीं लगता है समझो, ये प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता। प्राइवेट कंपनी में तो तुमको जो करना है करो, कोई सा रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन होगा, फिर रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट होगा, तो रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन होगा, रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट होगा। अब रिजोल्यूशन फॉर ऑथराइजेशन में क्या है, यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं, नो वोट कास्ट अगेंस्ट इट होना चाहिए, और रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ये सब नहीं चलेगा, प्राइवेट कंपनी में नहीं चलेगा, 100% गवर्नमेंट कंपनी में नहीं चलेगा, और गवर्नमेंट कंपनी की होली ओन सब्सिडियरी में जो है नहीं चलेगा।
यूनानिमस वोट डिसोल्यूशन और नो वोट कास्ट अगेंस्ट, ये दोनों हमने डिफरेंस समझ लिए, राइट। अब जो है समझो फर्स्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर में बोला है कि रही बात होती फर्स्ट डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट 152(1) क्या होता है, फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर में क्या होता है, टिल एजीएम उसका टेन्योर होता है, ठीक है। एजीएम तो उसका टेन्योर होता है अनटिल डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट, टिल एजीएम, ठीक है, टिल एजीएम जब डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट होता है, ठीक है। प्रोविजन आर्टिकल में दे के रखा है, ठीक है, कभी नहीं दे के रखा है। तो ऐसे केस में सारे जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है, इंपॉर्टेंट तो ये है, सारे सब्सक्राइबर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, ठीक है, वो फर्म नहीं है, बॉडी कोऑपरेट नहीं है, वो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। जनरल प्रोविजन है, डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं, ये तो बहुत ही जनरल प्रोविजन है, ठीक है। एवरी डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, है 152(1) का है, ये 152(2) है ना। अपन ने पढ़ा 152(1), अपन अब पढ़ेंगे 152(2), ठीक है। अगर हम बात करें तो कंपनी जो है डायरेक्टर शुड हैव दिन तो होना ही चाहिए, राइट। और डायरेक्टर DI2 में कंसेंट देगा कंपनी को, और कंपनी DI12 में 30 दिन में रजिस्ट्रार को बताएगी। अभी उधर रेजिग्नेशन के केस में भी ऐसे था, तो इधर भी यही है, DI2 में कंसेंट दिया और DI12 में रजिस्ट्रार को बताया। कंसेंट रिक्वायर इन केस फर्स्ट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट, जो भी है फर्स्ट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट, तो पहले फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हो तो भी कंसेंट दोगे, आप बताओगे। रेजिग्नेशन में भी ऐसे ही हो रहा है भैया, रेजिग्नेशन में भी तो यही हो रहा है, आपने नोटिस दिया रेजिग्नेशन का, DI12 हो गया, DI11 आया, जैसे DI12 आया, ठीक है, इधर भी है। तो अगर हम बात करें तो कंसेंट रिक्वायर्ड इन केस फर्स्ट डायरेक्टर में कंसेंट चाहिए, रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो उसका तो भी कंसेंट चाहिए, और इनफैक्ट अपॉइंटमेंट कर रहा है ट्रिब्यूनल तो भी, ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट कर रहा है तो भी चाहिए। नोटिस पीरियड, जो नोटिस पीरियड है डायरेक्टिव प्रोविजन है, डीम्ड कंप्लाई इफ कंप्लाई सब्सटेंशियली, ठीक है। डीम्ड कंप्लायंस मान ली जाएगा तो तुमने कंप्लायंस करा सब्सटेंशियली, वो कंसेंट तो चाहिए। देखो फर्स्ट डायरेक्टर में भी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर में भी चाहिए, उसको भैया अपॉइंट किया, फिर अपन एक रीअपॉइंट करा तो भी, और अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो देखो इसको यही माना गया है, ठीक है। F से है कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर, R से रीअपॉइंटमेंट है, और T से अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। DI2 में कंसेंट दिया, कंपनी ने जो है DI12 में रजिस्ट्रार को सबमिट करा, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, चलो ठीक है, ये अपन ने कर लिया। रोटेशन नॉन रोटेशन की तो बात करते हैं, ये बहुत ईजी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, आप समझना इसमें, ठीक है। अब भाई टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, उसमें रोटेशन नॉन रोटेशन सब रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता, नॉमिनी बाय स्पेशल एक्ट नहीं आता, ठीक है। अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर, देखो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है रिटायरमेंट सारे डायरेक्टर का, ठीक है। तो अगर आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है, तो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है रिटायरमेंट जो है सारे डायरेक्टर का, तो आर्टिकल प्रोवाइड कर रिटायरमेंट सारे डायरेक्टर का, तो फिर सारे डायरेक्टर हो जाएंगे एजीएम में। पर हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल, ठीक है, क्या बोला है कि डायरेक्टर हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन, मतलब ऐसा बोलना है। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर ये होते हैं हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल, हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, क्या बोला है, उस पीरियड ऑफ इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब कि रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन से रिटायर होंगे, जिनका पीरियड ऑफ ऑफिस जो है ना वो रिटायर होंगे रोटेशनल के थ्रू, तो इसको अपन बोलते हैं रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। अब ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 रोटेशनल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, अब एटलीस्ट 2/3 है तो 4.1 का 5 हो जाएगा। रोटेशन डायरेक्टर का 2/3 या उससे ज़्यादा जो है, ठीक है, और आर्टिकल तो प्रोवाइड कर सकता है रिटायरमेंट एट एवरी एजीएम, तो 2/3 से ज़्यादा रोटेशनल जो है, जनरल मीटिंग में रोटेशनल होता है, उसका 1/3 रिटायरिंग हो जाते हैं, नियरेस्ट 1/3 4.5 का 5 हो जाएगा, तो ये याद रखना है। और रिटायरिंग जो होते हैं एलएमएल से लॉन्गेस्ट इन द ऑर्जिन म्यूचुअल एग्रीमेंट और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी।
दोनों गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं, पर लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल है, ये लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल है। अब वैकेंसी है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप रीअपॉइंट कर दो, देखो रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट भी हो सकता है, OR से रीअपॉइंट कर दो, अनादर अपॉइंटमेंट अपॉइंट अनादर वन अंडर सेक्शन 160 लो और दूसरे को अपॉइंट कर दो, उसको रीअपॉइंट कर दो, दूसरे को अपॉइंट कर दो, या रीअपॉइंट मत करो, जरूरी थोड़ा ना रीअपॉइंट करना, और रीअपॉइंट करो तो उसको कर दो, दूसरे को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब समझो, इज इट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में एप्लीकेबल है, देखो वो प्राइवेट कंपनी को मना कर रहा है, ठीक है। नो स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट, तो कोई स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है इसके ऊपर, सेक्शन 8 कंपनी में भी लगता है, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है, वेदर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ A&B ओनली फॉर सफिशिएंट, क्या बोल रहा है, क्या प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है, एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ A&B ओनली, whether proposal for retirement by rotation and reappointment A and B only was sufficient। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 8 है, जिसमें रोटेशनल 6 है, रिटायरिंग 2 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 8 है, तो रिटायरिंग हो गए हैं, रोटेशन हो गए 6, 2/3, 8 का 2/3 क्या होता है, ठीक है, जो भी है 8 का 2/3, 16 का 3, 5.33, 6, रोटेशन 6 है, 6 का 1/3 2, रिटायरमेंट बाय LM A और B लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है, प्रपोजल इज सफिशिएंट, ओके। प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ A and B ओनली वह सफिशिएंट, ठीक है। तो डायरेक्टर हुज पीरियड ऑफ ऑफिस लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो वो रोटेशन डायरेक्टर होता है, ठीक है। रोटेशन डायरेक्टर का मतलब वो होता है, मुझे बोल रहे हैं कि डायरेक्टर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट, तो उधर रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ रिटायरमेंट बाय रोटेशन, रिटायरमेंट हो रहा है रोटेशन से, स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज 11, दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक मैनेजिंग, अच्छा यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 11 है, जो ऑल्सो प्रपोज टू मेक MD और ऑल टाइम डायरेक्टर एज डायरेक्टर एंड नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो ठीक है, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन मतलब यही है कि नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, ठीक है। दे डोंट कन्फ्यूज, दे आर नॉट अपॉइंटिंग, दे आर नॉट अपॉइंटिंग, ये अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ 11 है, दे ऑल्सो प्रपोज टू मेक MD और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब कि वो कुछ अपॉइंट नहीं कर रहे, 11 का 13 मत कर देना, दे जस्ट प्रपोजिंग मेक टू मेक देम नॉन रोटेशन, ठीक है। डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन ये होता है रोटेशनल डायरेक्टर, और डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होता है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है। लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है, और नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये सब है, ध्यान रखना। और आती है पोजीशन ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अगर हम बात करें रिटायरिंग डायरेक्टर की पोजीशन, तो भैया AGM नहीं है और AGM है, AGM नहीं है मीन्स डू नॉट कॉल AGM, तो भैया रिटायरिंग डायरेक्टर जो रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है, AGM नहीं है, ठीक है। तो सीज टू होल्ड ऑफिस बाय डायरेक्टर, अगर AGM नहीं है, अगर कोई AGM नहीं है तो सीज टू होल्ड ऑफिस एट लास्ट डे ऑन विच AGM ऑट टू हैव बीन, और अगर AGM हुई है तो या तो रीअपॉइंट कर ले, ठीक है, अगर AGM हुई है तो रीअपॉइंट कर ले, और इफ़ नो रीअपॉइंटमेंट, और इन केस कभी रीअपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो रीअपॉइंट कर लो AGM हुई है तो, और अगर कभी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है एंड मीटिंग डजंट रिजॉल्व, और इनफैक्ट मीटिंग भी रिजॉल्व नहीं हुई है फॉर नॉट टू रीअपॉइंट, रीअपॉइंट नहीं हुआ है और मीटिंग भी रिजॉल्व नहीं हुई है टू नॉट टू रीअपॉइंट, मीटिंग भी ऐसी कोई रिजॉल्व नहीं हुई है, मीटिंग भी देखो तो कोई ऐसी रिजॉल्व नहीं हुई है फॉर नॉट टू रीअपॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मीटिंग में इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो एडजर्न बोर्ड मीटिंग में कर देंगे। एडजर्न बोर्ड मीटिंग क्या होता है, नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम सेम डे, ठीक है। और इफ़ कोई रीअपॉइंटमेंट और मीटिंग जो है एडजर्न रीअपॉइंटमेंट में भी नहीं हुआ, और इफ़ नो रीअपॉइंटमेंट मीटिंग डज नॉट रिजॉल्व फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रिटायरिंग डायरेक्टर इज कंटिन्यू इन हिज ऑफिस, तो रीअपॉइंट करा है तो भी कंटिन्यू हो जाएगा, और इफ़ नो रीअपॉइंटमेंट और मीटिंग डज नॉट रिजॉल्व फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, जो भी केस है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, पर एक्सेप्शन है पुद्रा, शायद यही है पुद्रा, पुद्रा क्या है, रिजोल्यूशन पुट
एंड लॉस्ट, डिसॉल्यूशन पुट एंड लॉस्ट हो गया तो केसरी अपॉइंट करोगे, ठीक है। डायरेक्टर ने अपनी अनविलिंगनेस एक्सेप्ट कर दे दी तो केसरी अपॉइंट करोगे। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है तो कैसे करोगे? पुद्रा, रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट तो कैसे करोगे? और कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, पुद्रा कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 162 कॉन्ट्रावेंशन करा है 162 में, तो अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो कॉन्ट्रावेंशन बाय 162, तो क्या है? ये पुद्रा है, ये याद आया है, पुट एंड लॉस्ट, अनविलिंगनेस, डिस्क्वालीफाइड, डिसॉल्यूशन, नॉट पास और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रावेंशन 162 का करा है, ठीक है। अगर हम बात करें, जो अपने पढ़ लिया, एजीएम विच हैड टू बी अर्जेंट ड्यू टू डिस्टर्बेंस एट ए मीटिंग, भैया एजीएम विच हैड टू बी अर्जेंट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मीटिंग मीन्स एजीएम हुई है, भाई एजीएम हुई है, क्योंकि बोला है कि एजीएम नहीं हुई है, मतलब कि नॉट कॉल मीन्स अगर हम देखे तो नॉट कॉल है वो, ठीक है, और उधर एजीएम हुई है तो ठीक है, हुई है मतलब कि कॉल्ड हुई है, कॉल तो हुई आई भी, ठीक है। तो एजीएम हैड बीन अर्जेंट ड्यू टू डिस्टर्बेंस के कारण अर्जेंट हुई है, तो रीअपॉइंट करा हो तो ठीक है, नहीं है रीअपॉइंट करा हो तो, और मीटिंग में भी ऐसी कोई बात नहीं करी फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट, तो अर्जेंट मीटिंग में करेंगे, अगर अर्जेंट मीटिंग में भी यही किस्सा है तो डीम रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, और अगर रीअपॉइंटमेंट करे तब तो रीअपॉइंटमेंट है ही, ठीक है। पुद्र जो अपन ने पढ़ लिया इसका एक्सेप्शन, ओके। अगर अपन बात करें, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 1 सेकेंड, अब समझो ये चीज़ अच्छी है, क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा नहीं है क्लिक, पर अगर हम देखें तो अब जो बात आ रही है वो, हाँ, रीअपॉइंट एट जनरल मीटिंग 160, अपन ने बोला था ना कि डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लो जनरल मीटिंग में, वे 160 में वही होता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है कि रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो रहा है, रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर अगर आप किसी को अपॉइंट करो 160 में करो भैया, पर्सन खुद से कैंडिडेचर दे सकता है, इसका स्टैट्यूटरी राइट है, क्या मेंबर दे सकती है, मेंबर का भी स्टैट्यूटरी राइट है, मेंबर ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, कैंडिडेट का नोटिस देगी, नोटिस 14 डेज, ठीक है, ऑफिस 1 लाख, तो 14 दिन का नोटिस देगी, कैंडिडेट नोटिस 14 डेज। अब अगर हम नोटिस की बात करें तो 14 दिन क्या है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले, तो क्या बोल रहे हैं कि बिफोर जनरल मीटिंग, ठीक है, तो पर्सन का भी स्टैट्यूटरी राइट है और मेंबर का भी स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है, तो वो जो है एक नोटिस देंगे कंपनी को अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में, और कैंडिडेट नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग देना, 7 दिन और 21 दिन ही 14 दिन है, फीस 1 लाख है, निजी कंपनी में 10,000 है, या हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब जो भी है, कंपनी को नोटिस देंगे, और मैंडेटरी प्रोविजन अदरवाइज अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, मैंडेटरी प्रोविजन अदरवाइज जो है अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, मैंडेटरी प्रोविजन है अदरवाइज अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, तो कंपनी को तो जो है कैंडिडेचर से इन्फॉर्म तो करना ही पड़ता है, शैल कैंडिडेचर में जो शैल है अगर हम देखा जाए तो, ठीक है, उसको देना ही पड़ता है कैंडिडेचर नोटिस, मैंडेटरी प्रोविजन है, अदरवाइज अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा, इन्फॉर्म करो, ठीक है, 7 डेज, कंपनी इन्फॉर्म इट्स मेंबर अबाउट द 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, 14 दिन पहले भेजेगा या 7 दिन पहले बताएगा, जो भी है, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, नॉट रेजिग्नेशन नॉट स्टैंडिंग विद एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस से कोई लेना देना नहीं, और सॉरी ये तो ना अपन देख रहे थे, अपन ये देख रहे थे कि ये भी देख लिया था अपन ने, 1 सेकेंड, ज़्यादा इधर उधर हो गया, 1 सेकेंड, कैंडिडेचर के नोटिस की बात आ रही थी, अब मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है, अब मेंबर जो है, देखिए कंपनी जो है मेंबर को 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग इन्फॉर्म करेगी, मेंबर जो है अब नोटिस जो है पोस्ट से जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म तो करेगी, पोस्ट से आएगा, हैंड डिलीवरी से,
ठीक है। ईमेल से, ईमेल जो भी है डिस्क्लोजिंग वेबसाइट, अगर ईमेल एड्रेस गिवन नहीं है तो डिस्क्लोजिंग वेबसाइट तो ईमेल से देगी, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है। और नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट जाएगा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और रेगुलर न्यूज़पेपर में। तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो प्रिंसिपल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब कि भाई जहाँ पे सिचुएटेड है प्रिंसिपल ऑफिस, और इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर जाएगा, हो जाएगा, डिस्क्लोजर हो जाएगा वेबसाइट में, ठीक है। ये कैंडिडेट है प्राइवेट कंपनी 100% गवर्नमेंट कंपनी होली ऑन सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी 100% गवर्नमेंट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी में कैंडिडेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी होली ऑन सब्सिडरी उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। डिपॉजिट अमाउंट रिफंड कर देंगे, शायद रिफंड और मे रिफंड। सेक्शन 8 कंपनी शायद ही रिफंड करेगी, पर इधर तो रिफंड होगा। अगर जो रिफंड है, अगर डायरेक्टर इलेक्ट करा है और डायरेक्टर को इलेक्ट करा है और मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट कास्ट, ठीक है। तो डायरेक्टर को इलेक्ट करा है, ठीक है, और डायरेक्टर को इलेक्ट करा है और मोर देन 25% टोटल वैलिड वोट कास्ट इलेक्ट हुआ है, या तो इलेक्ट हुआ है या तो टोटल वोट कास्ट का 25% में मिला है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब डिपॉजिट अमाउंट कब एप्लीकेबल नहीं है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, ये डायरेक्टर रिकमेंड करा है एनआरसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। डायरेक्टिंग बाय रिटायरिंग बाय रोटेशन, ओके डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं भाई, ये डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, ये लिख दो भैया, इसको हटाओ। ये हो गया अपना। और अपना है अब प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी से अपॉइंटमेंट होता है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, एंड विच लीड दैट सब्सटेंशियल माइनॉरिटी कांट प्ले सिंगल, अच्छा अपॉइंटमेंट सिंपल मेजोरिटी से होता है, अगर इससे लग रहा है कि सब्सटेंशियल माइनॉरिटी जो है कैन नॉट प्लेस सिंगल डायरेक्टर, मेजर हैंडीकैप हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें माइनॉरिटी की रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और जो मेजोरिटी रिटेन राइट टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग स्ट्रेंथ। माइनॉरिटी की जो रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ है वो जो है इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो उसने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, एंड मेजोरिटी रिटेन द राइट टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ, और मेजोरिटी के पास रिटेन रहता है राइट टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ के प्रपोर्शन पे अपॉइंट होता है कि इतनी वोटिंग है तो ये डायरेक्टर, इतनी वोटिंग पे ये डायरेक्टर, तो वोटिंग मेजोरिटी रिटेन्स द राइट टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग, अब जो अपॉइंट होगा इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ, तो क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट जो है, सिंपल से होते हैं, जो अपॉइंटमेंट है वो वोटिंग स्ट्रेंथ के प्रपोर्शन में, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट है वो वोटिंग स्ट्रेंथ के जो है प्रपोर्शन में, राइट। अगर हम बात करें तो 2/3, ठीक है, तो 2/3 अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेंबर वंस इन ईयर, तो क्या बोला है, अगर प्रोपोर्शनल मेथड से कर रहे हो तो जो अपॉइंटमेंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ, तो अपॉइंटमेंट 2/3 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, जिसमें माइनॉरिटी रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव, मेजोरिटी रिटेन करता है राइट टू अपॉइंट, रिटेन करता है राइट टू अपॉइंट इन प्रपोर्शन टू वोटिंग स्ट्रेंथ। 2/3 जो है अपॉइंटमेंट ऐसे हो सकता है वंस इन 3 ईयर, वंस इन 3 ईयर आप ऐसा कर सकते हो। स्पेसिफिक प्रोविजन एज पर आर्टिकल नीडेड, अब इस पर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए आर्टिकल में, और आर्टिकल में उसका जो है कैजुअल वैकेंसी में भी ऐसा है कि आर्टिकल में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बताया हुआ है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन होगा और सब्सिक्वेंटली अप्रूव होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी के रिस्पेक्ट में ऐसा है, राइट, कि भाई क्या है कैजुअल वैकेंसी के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ही होगा फिल, ठीक है। तो इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन एज पर आर्टिकल, और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया पर सब्सिक्वेंट अप्रूवल है, बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया और सब्सिक्वेंट
जनरल मीटिंग में अप्रूव। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास है, सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग में अप्रूव है। ये कब की बात है? ये है कि भाई कैजुअल वैकेंसी में क्या करे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग में अप्रूव कराओ। नॉट एप्लीकेबल 100% गवर्नमेंट कंपनी और 100% गवर्नमेंट कंपनी की होली एंड सब्सिडरी। ठीक है, अब सेकेंड प्रोविजन 149(1) का क्या बोल रहा है? सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता है, मतलब कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड कंपनी या 100-300 पेड अप 100 करोड़ या ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। करंट ईयर की बात नहीं कर रहा है। वैकेंसी जो होती है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और इन 3-1 विच एवर इज लेटर में फिल हो जाती है। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो 3 महीने का एंड है वो एक दिन पहले हो जाएगा। सेड मीटिंग इज द, ठीक है, सेड मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर वैकेंसी, जो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर वैकेंसी। वुमेन डायरेक्टर जो है अगर हम बात करें कैन अपॉइंट इवन इफ नो फुलफिल्ड क्राइटेरिया। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर रिप्लेस बाय वुमेन डायरेक्टर, बट अगर एक से ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर है तो सेकेंड वुमेन डायरेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय द मैन टू, बिकॉज एटलीस्ट एक की कंडीशन तो आपकी पूरी हो रही है, एक की कंडीशन तो आपकी पूरी हो रही है। न्यू कंपनी कंप्लाई प्रोविजन इन 6 मंथ। ठीक है, तो न्यू कंपनी है वो प्रोविजन 6 महीने में कंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नई जो कंपनी है उनको कंप्लाई करे प्रोविजन 6 महीने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बात करें हम अगर एप्लीकेबिलिटी की तो इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर की हम अगर बात करें तो इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर तो सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर वो रिसाइड मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में निकल रहा है। और अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट हो जाएगा कि फर्स्ट। ठीक है, अब जिसमें ये क्वेश्चन है वो हमको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाई फर्स्ट डायरेक्टर, अगर हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। एलकेजी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 5 मई को और रामानुजन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर, उसको फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। ठीक है, अब द कंपनी इन द बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया। अब बताओ फर्स्ट डायरेक्टर माने कि रेसिडेंट डायरेक्टर माने? ठीक है, अब जो है फर्स्ट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है, ठीक है, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम रहता है। वैसे तो यू जो डायरेक्टर है, ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ टिल द फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो उसका जो रहता है टिल एजीएम, अनटिल ड्यूली डायरेक्टर अपॉइंटेड, तो टिल एजीएम तक रहता है। अगर हम बात करें 149(3) की, कंपनी को एक्टिव 1 डायरेक्टर जो होने चाहिए जो स्टे करा हो 182 डेज से उससे ज़्यादा इंडिया में इन फाइनेंशियल ईयर। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी शेयर अप्लाई प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनेटली इसको अप्लाई कर लेंगे। और अगर कोई प्रोविजन इज नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है वो आर इंडिविजुअल डीम टू बी दी फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि एलकेजी इनकॉर्पोरेट हुई है और मिस्टर रामानुजम जो है वो अपॉइंटेड है फर्स्ट डायरेक्टर। रामानुजम को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया। ठीक है, रामानुजन को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने जो है रामानुजन को अपॉइंट कर दिया। अगर हम बात करें, ठीक है, और उन्होंने जो है रामानुजम को अपॉइंट कर दिया। अब अगर अपन देखें, ठीक है, तो एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग। ठीक है, एलकेजी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 5 मई को, कोई प्रोविजन नहीं है इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, तो सब्सक्राइबर टू द इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अनटिल द आर्टिकल ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक किसी आर्टिकल को ड्यूली अपॉइंट नहीं करते, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनटिल डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड। सब्सक्राइबर फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ रामानुजन फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड दी सब्जेक्ट नॉट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि जब नो प्रोविजंस में, तो सी ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन वापस है, एग्जामिन द वैलिडिटी। एलकेजी लिमिटेड को अपॉइंट किया है 5 मई को। ठीक है, रामानुजन ने फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड। रामानुजन को अपॉइंट किया है फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जो हेल्ड हुई थी 30 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट हुई 5 मई को। अब अगर अपन देखें
तो फर्स्ट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो अपन ये पढ़ा था कि फर्स्ट डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है, ऐसे कुछ अपन ने पढ़ा था, ठीक है। टिल एजीएम, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है और टेन्योर होता है टिल एजीएम। प्रोविजन आर्टिकल में देख रखा है तो ठीक है, नहीं तो सारे सब्सक्राइबर जो हो जाते हैं। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसको अपॉइंट किया, मिस्टर रामानुजन को अपॉइंट किया। अब भाई अगर अपन देखें फर्स्ट डायरेक्टर को, बसी फर्स्ट डायरेक्टर का अगर हम बेयर टेक्स्ट देखें, फर्स्ट डायरेक्टर का अगर हम जो है बेयर टेक्स्ट देखें तो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर जो है, तो क्या लिखा है, सच प्रोविजन हैज़ टू बी कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी फाइल्ड बाय द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। बोल रहे हैं कि कंपनी टू मेक सच प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डायरेक्टर, सच प्रोविजन हैज़ टू बी कंटेन इन द आर्टिकल। फर्स्ट डायरेक्टर की प्रोविजन तो आर्टिकल में ही होने चाहिए, ठीक है। अपॉइंट की बात नहीं करते हैं, स्पेसिफाई करना आर्टिकल में, आर्टिकल में देख रखा है, ठीक है, नहीं देख रखा तो सारे इंडिविजुअल हो जाते हैं। पर इधर क्या बोल के रखा है भाई, अपॉइंट करके रखा है। भैया तो तुमने अपॉइंट क्यों करा, कभी आर्टिकल में नहीं देख रखा है तो तभी तुम अपॉइंट करो। अब तुम अपॉइंट नहीं कर सकते, सारे इंडिविजुअल जो है सब्सक्राइबर वो रहेंगे, सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो होंगे फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है वो डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे अनटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। तो ये अकॉर्डिंग में नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर की प्रोविजन स्पेसिफाई इन दी आर्टिकल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर प्लस रेसिडेंट डायरेक्टर, वो नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है, सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है और एक से ज़्यादा डायरेक्टर जो डिसाइड करा है 182 डेज करंट फाइनेंशियल ईयर में। न्यू कंपनी तो प्रोपोर्शनली एप्लीकेबल हो जाता है और ये 1920 में एप्लीकेबल नहीं है कोविड के कारण, ये 182 का कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आती है, ठीक है। तो जिस कंपनी के आप नॉमिनी डायरेक्टर हो उस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सबसे पहले तो सिंपल, एमडी होल टाइम डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर पर नहीं लगता, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और कंपनी में भी जेवी, होली ओन सब्सिडियरी और गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं लगता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, जो भी है लिस्टेड कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो 1/3 4.1 हो तो 5 होने चाहिए 1/3। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 10, 50, 100 पेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज़्यादा, बोरिंग जो है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर डिपॉजिट लोन 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, 50 करोड़ और नहीं है, और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा, इसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब 100-300 जो है पेड अप कैपिटल और टर्नओवर आउटस्टैंड, तो वो तो अपना जो है वुमेन डायरेक्टर पे भी है, तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। जो वैकेंसी है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या तो विदिन 3 मंथ जो भी है फीचर्स लेटर। एग्जाम्पल है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उनकी ऑडिट कमेटी पर, ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर है तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर है तो 5 के मेजॉरिटी 3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर इसमें तो 2 ही है, तो अपॉइंट करो एक और को। इंडिपेंडेंस आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है 149(7) में। क्या बोलते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में या तो फर्स्ट मीटिंग इन फाइनेंशियल ईयर, तो पहली ही मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पहली मीटिंग में या तो फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में, ठीक है, तो इसकी पहली मीटिंग में या फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में, ठीक है। और जो है सर्कमस्टेंस चेंज हो गए तो पहली मीटिंग में, ठीक है। देखो ये तो भाई ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, या तो ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग या जब अपॉइंट हुआ उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज की बात जो है, ये चेंज की बात की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है। तो इधर जो है आप अपॉइंटमेंट जो है आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें तो टर्म की, तो 2 टर्म मैक्सिमम और 5 कंसेक्यूटिव है सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट। सेकंड टर्म में अपॉइंटमेंट रिमूव कर रहे हो, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगड़ देंगे। कूलिंग पीरियड जो है वो 3 साल की कूलिंग पीरियड है और कैन नॉट, किसी भी तरीके से आप जो है एसोसिएट नहीं हो सकते कंपनी से। स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता है पर PSR मिलता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, ट्रेडिंग फीस और रेम्यूनरेशन फॉर एक्सपेंडिचर।
ठीक है। फॉर एक्सपेंडिचर भी रेम्यूनरेशन फॉर एक्सपेंडिचर फॉर बोर्ड मीटिंग और अदर मीटिंग। लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन। भाई इंडिपेंडेंट है ना, तो वो लायबल होगा ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन, जिसको वो ओमिशन है, ठीक है, जहाँ पे ओमिशन कमीशन है, ठीक है, विद इज नॉलेज और कंसेंट। लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट विद इन हिज नॉलेज और कंसेंट। तो लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट, तो लाइबिलिटी ओनली फॉर एक्ट, लाइबिलिटी जो है वो ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन है। लाइबिलिटी जो है वो ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन है, ठीक है। तो क्या बोला है कि लाइबिलिटी जो है वो ओनली फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन है, ठीक है, विदाउट इज नॉलेज और कंसेंट होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब ठीक है, विदाउट इज नॉलेज और कंसेंट नहीं, विद इज नॉलेज और कंसेंट एक्ट ऑफ ओमिशन है। अब जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है एंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, अब रही बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो वो तो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होगा ना। और नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी डालना, जो स्टेट करे कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालना कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, इट फुलफिल्स दी कंडीशंस ऑफ द बोर्ड के ओपिनियन में कंडीशंस क्राइटेरिया पूरे करके रखे हैं, ठीक है, कि जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेट। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के ठीक है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, ठीक है, उसके में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होगा कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है कि बोर्ड के ओपिनियन से इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड कंडीशन फुलफिल करी है। अब कोड ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर क्या बोला है, क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंसी वो 149(6) में देखे रखी है, फटाफट वो देख लेते हैं कि पर्सन जो है वो कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। जेवी जो होती है उसको एसोसिएट कंपनी में मानते हैं। पर्सन जो है कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या तो कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी एसोसिएटेड सब्सिडरी होल्डिंग, कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। भाई प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रमोटर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, साथ ही साथ प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटेड भी नहीं होगा। और फिर कैश के साथ अगर पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए करंट ईयर एट एनी टाइम करंट ईयर प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर में, कैश और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का, तो कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन का जो है कैश के साथ नहीं होना चाहिए पिक्यूनियरी रिलेशन, और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। पेंशन अगर हो रही है तो पेंशन एक पिक्यूनियरी रिलेशन है, पेंशन रिसीव हो रही है तो पिक्यूनियरी रिलेशन में आता है। रेम्यूनरेशन, ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ इस टोटल इनकम, सेटिंग फीस, प्रॉफिट, ये चलेगा, ये सब चलेगा, ठीक है, पर पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो रेम्यूनरेशन भाई रिसीव हो रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो पिक्यूनियरी रिलेशन की बात करें ना, बाकी रेम्यूनरेशन तो रिसीव कर सकते हैं ना। देख लेते हैं सी वाले पॉइंट में कि हाँ, शेल नॉट इंक्लूड पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, शेल नॉट इंक्लूड, वही तो पिक्यूनियरी रिलेशन शेल नॉट इंक्लूड मतलब कि ये सब चल सकता है। रेम्यूनरेशन चलेगा, ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ इस टोटल इनकम, ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ इस टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम का 10% तक के ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये था ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ रीइंबर्समेंट, ओके, सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन ऑफ सिटिंग फीस, PSR प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, अप्रूव बाय मेंबर, सिटिंग फीस और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं आएगा, और रेम्यूनरेशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ टू 10%, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन इंटरड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद द कंपनी एट पार विद एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक एट द सेम प्राइस एंड इज पेबल बाय सच मेंबर ऑफ पब्लिक, इट वुड नॉट बी टर्म्स, मतलब कि पिक्यूनियरी रिलेशनशिप वो उसमें नहीं आएगा। इट वुड नॉट बी टर्म अगर जो है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर तुमने कौन सा ट्रांजेक्शन करे पार पे, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे हैं तो उन्हें पार पे ट्रांजेक्शन, तो वो पिक्यूनियरी रिलेशन में नहीं आता। पिक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल से, और ठीक है। फिर रही बात है, ये गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कि अगर पिक्यूनियरी रिलेशन हो, ठीक है, पर्सन का गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि कैश, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है
तो पिक्यूनिलेशन हो तो भी तुम बन सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता। ठीक है, फिर आती बात डी की, तो डी पर रिलेटिव आता है। अपन ने पढ़ा कैश का प्रमोटर नहीं बन सकता, प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो है तो प्रमोटर नहीं हो सकता, प्रमोटर डायरेक्टर के रिलेटिव नहीं हो सकता, पिक्यूनिलेशन नहीं हो सकता कैश से और कैश के मैनेजिंग डायरेक्टर से, प्रमोटर और डायरेक्टर से। ठीक है, अगर बात करें याद कर रिलेटिव की, तो रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, इंटरेस्ट नहीं होल्ड सकता कैश में, कैश में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। और अगर अपन ने बात करी कि सीटिंग फीस जो है पिक्यूनिलेशन में नहीं आता, तो सीटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, सीटिंग फीस क्या होती है फॉर बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग? तो क्या बोल रहे हैं कि सीटिंग फीस फॉर जो है, सीटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, सीटिंग फीस फॉर बोर्ड मीटिंग कमेटी मीटिंग 1 लाख तक की दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की फीस जो है अदर डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है, फिर सीटिंग फीस में ही अपन समझ लेंगे। कुछ चीज़ और है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में कि जो रिलेटिव है वो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते कैश में इन करंट ईयर प्लस 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि सिक्योरिटी भी नहीं होल्ड कर सकते, इंश्योरेंस भी इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते, पर मे होल्ड अप टू 50 लाख और 2% ऑल ओवर इन कैश। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं कर सकते होल्ड, 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑल ओवर विच एवर लोअर, ये होल्ड कर सकते हो। तो यूँ नहीं कर सकते पर इसमें होल्ड कर सकते हो। रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव इंडेप्टनेस नहीं हो सकता। ठीक है, पर 50 लाख का तक का इंडेप्टनेस हो सकता है, उसमें 2% पेड अप कैपिटल नहीं बोला। रिलेटिव गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता कैश को। ठीक है, जिसमें भी कैश है कैश के प्रमोटेड डायरेक्टर है, इधर भी जो है रिलेटिव गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता कैश को, कैश को और कैश को और प्रमोटर को। ठीक है, किसको भाई, कैश को और प्रमोटर को, प्रमोटर ऑफ कैश। ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी अपन ने पढ़ा ना, कैश उनके प्रमोटर, कैश दिया प्रमोटर, कैश उसके प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैश और कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो इसमें जो है इनडेप्टनेस 50 लाख का, अप टू 50 लाख का इनडेप्टनेस, अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का इनडेप्टनेस। तो अपन अगर बात करें क्राइटेरिया इंडिपेंडेंसी का, तो इनडेप्टनेस अप टू 50 लाख कर सकते हैं। तुमने बोला सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते 50 लाख का फेस वैल्यू और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल विच इज लोअर, तुम कर सकते हो। तुमने बोला इंडेप्टनेस नहीं कर सकते पर 50 लाख तक का इंडेप्टनेस हो सकते हो। तुमने बोला गारंटी सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकते, और ये भी कैश देयर प्रमोटर, ऊपर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट है, इधर गारंटी और सिक्योरिटी है। ठीक है, कैश और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैश देयर प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी जो भी है वो 2 साल से जो भी है, इसमें भी 2 साल है, इंडेप्टनेस होल्ड नहीं कर सकता। सिक्योरिटी गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता पर इंडेप्टनेस अप टू 50 लाख दे सकता है। रिलेटिव का पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कैश के साथ। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 टोटल का मिला के 2% ऑफ टर्नओवर और इनकम विच इज लोअर। ठीक है, कर सकते हैं 2% ऑफ इज ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन अबव, तो 2% अमाउंटिंग टू 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है कि, तो क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव का जो है पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन रिलेशन नहीं हो सकता, पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन जो है पर 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 अमाउंटेड टू 2% और मोर ऑफ इट ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन रेफर टू इट अबव। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता पर अमाउंट जो है ट्रांजैक्शन जो है अप टू, ठीक है, अमाउंटेड टू 2% और मोर ना ऑफ इट ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम नहीं हो सकता, पर 2% से कम तो हो सकता है ना। ठीक है, अब पर्सन या रिलेटिव, ठीक है, पर्सन और रिलेटिव अगर हम बात करें, अगर हम देखो
ये बोल के रखा है कि वेयर अ कंपनी सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द प्रोविजंस एनी ऑफ द थ्री कंडीशन इन थ्री कंसेक्यूटिव ईयर, थ्री एनी ऑफ द अबव थ्री कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो आप पूरी नहीं कर पाए थ्री कंसेक्यूटिव ईयर, इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड to comply with this provision until such time as it meets such condition. तो कंपनी सीज टू फुलफिल, सीज हो गई है एनी ऑफ द थ्री कंडीशन, पर 3 साल से सीज है, तो कंप्लाई करने की प्रोविजन नहीं है जब तक नया जो है जब तक मीट नहीं करते एनी ऑफ द कंडीशन. तो सीज टू फुलफिल एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन required for 3 continuous years. So XYZ Limited cease to fulfill any of the required condition. The exemption from requirement of independent director will be available in such time meet the condition under Rule 4. ठीक है. अब जो है हमने ये बात करी कि पर्सन उसका रिलेटिव कैश का KMP या एम्प्लॉय, ठीक है, पिछले 3% प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए. अभी पिक्यूनियरी ट्रांजैक्शन में पिछले 2 साल है. कैश का KMP या एम्प्लॉय 3 साल में, पिछले 3 साल में नहीं होना चाहिए. पर रिलेटिव एम्प्लॉय चलेगा. पर्सन रिलेटिव जो है KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. तो KMP क्या होता है? MD, CEO, मैनेजर इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, CS, CFO. ठीक है. तो KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. अगर हम बोले तो KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पर रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा. रिलेटिव तो एम्प्लॉय हो तो चलेगा. ये प्रीसीडिंग 3 ईयर है. पर्सन रिलेटिव जो है वो ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म, इधर कैश बोला है, इधर ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म और कंसल्टिंग फर्म. जो उसकी ऑडिटर फर्म है, लीगल फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, उसके एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं हो सकता. ऑडिटर फर्म, लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म, जो ऑडिटर फर्म है, लीगल फर्म है, कंसल्टिंग फर्म है, उसका एम्प्लॉय नहीं हो सकता, प्रोप्राइटर नहीं हो सकता और पार्टनर नहीं हो सकता. ठीक है. और एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता, प्रोप्राइटर भी नहीं हो सकता, पार्टनर भी नहीं हो सकता. ठीक है. एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर, उधर तो KMP और एम्प्लॉय, इधर तो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर. ठीक है. और जो है नहीं हो सकता तो कैश के साथ ट्रांजेक्शन मोर देन 10% ऑफ, तो लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ टर्नओवर है. ठीक है. तो लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसका कैश के साथ ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ टर्नओवर है, ठीक है, तो उसके एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं बन सकता. ऑडिटर फर्म के एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर, ये रिलेटिव नहीं बन सकता. पर्सन रिलेटिव वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकता 2% या उससे ज़्यादा. या पर्सन रिलेटिव CEO और डायरेक्टर नहीं बन सकता. किसका? इधर तो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर बोल रहे थे. ये बोल रहे हैं कि CEO और डायरेक्टर नहीं बन सकता. NPO का जो रिसीव कर रहा है 25% दैट रिसीव कर रहा है एटलीस्ट 25%. ठीक है. NPO जो रिसीव कर रहा है 25% और मोर ऑफ इज रिसीव फ्रॉम द कंपनी, एनी ऑफ इज प्रमोटर, डायरेक्टर और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट. तो कंपनी, कैश के प्रमोटर, डायरेक्टर, कंपनी या उसके प्रमोटर, डायरेक्टर. ठीक है. तो कंपनीज के प्रमोटर या डायरेक्टर. ठीक है. डिसिट ऑफ द कंपनी, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट. ठीक है. जो रिसीव कर रहा है 20% और मोर ऑफ इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी, एनी ऑफ द प्रमोटर, डायरेक्टर और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी. तो कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, कंपनी और कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर और कैश. ठीक है. कंपनीज के प्रमोटर, डायरेक्टर और कैश दोनों ही कवर है. ठीक है. और या तो MPO जो होल्ड करता है 2%, जो होल्ड कर रहा है 2% वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी. जगह 2% वोटिंग पावर भी होल्ड कर रहे हैं. ठीक है. अगर 2% वोटिंग पावर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, 2% वोटिंग पावर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पर्सन रिलेटिव वहाँ पे CEO और डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो पर्सन और ठीक है, पर्सन CEO और डायरेक्टर नहीं हो सकता उस NPO का जो रिसीव कर रहा है 25% तक.
ठीक है, जो रिसीव कर रहा है 25% तक, ठीक है, वो क्या रिसीव कर रहा है 25% और मोर ऑफ इट रिसिप्ट, 25% ऑफ रिसिप्ट, इनकम नहीं रिसिप्ट, कैश के प्रमोटर डायरेक्टर या कैश से, या होल्ड कर रहा है वोटिंग पावर इन द कंपनी, या तो रिसिप्ट कर रहा है या तो वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है। लीगल कंसल्टिंग फॉर्म में एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं बन सकते पिछले 3 साल। और लीगल फॉर्म और कंसल्टिंग फॉर्म की अगर बात करें तो कैश के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एटलीस्ट 10%, तो वो लीगल और कंसल्टिंग फॉर्म, इनका एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है। पर्सन रिलेटिव कैश का गेम भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, रिलेटिव तो एम्प्लॉय हो वो भी चलेगा, रिलेटिव जो है अगर एम्प्लॉय हो तो रिलेटिव एम्प्लॉय हो तो चलेगा, कैश का गेम भी और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो है और पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए कैश के साथ, गारंटी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते प्रमोटर ऑफ कैश, ठीक है, तो गारंटी सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है, प्रमोटर कैश, प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो क्या है कैश के प्रमोटर और प्रमोटर, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, इनडेप्टनेस कैश और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकता, रिलेटिव, पूरी रिलेटिव की बात करें कि जो रिलेटिव है वो इनडेप्ट नहीं हो सकता कैश और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर से, पर इनडेप्ट हो सकता है अप टू 50 लाख, ठीक है, इनडेप्ट हो सकता है अप टू 50 लाख, ठीक है, ये तो बोला इनडेप्ट नहीं हो सकता, पर बोला है फिर इनडेप्ट हो सकता है अब तो 50 लाख एट एनी टाइम पिछले 2 साल में। सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता कैश में, पर सिक्योरिटी फेस वैल्यू अब तो 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, 50 लाख की फेस वैल्यू और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, विच है उस लोअर की सिक्योरिटी तो होल्ड कर सकता है। पिक्यूनियरी रिलेशन पिछले 2 साल तक नहीं होने चाहिए, और ये सब जो अपन ने नीचे बात करी है सब रिलेटिव की बात करी है। तो कैश आ गया, कैश इधर भी आ गया, तो इधर नीचे प्रमोटर डायरेक्टर जुड़ गया, इधर भी कैश आ गया, कैश का प्रमोटर आ गया और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी आ गया। तो सिक्योरिटी, इन्वेस्ट, इनडेप्टनेस, गारंटी सिक्योरिटी, फिर पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन आ गया, तो सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, इनडेप्टनेस, गारंटी और सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन आ गया कि कैश के साथ पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ नहीं कर सकते। फिर कैश का प्रमोटर जो है, कैश का प्रमोटर जो है वो नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हो सकता। पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन हम होल्ड कैश में, कि कैश में पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और इनफैक्ट जो है कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ भी पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। फिर रिलेटिव का सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कैश के साथ नहीं हो सकता। इनडेप्टनेस जो है वो भी कैश के साथ और कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ नहीं हो सकता। अब कैश और कैश के प्रमोटर डायरेक्टर अभी अपने इनडेप्टनेस में पड़ा और ऊपर अपने पिक्यूनियरी रिलेशन में पड़ा, ठीक है, ये अपने पड़ा इनडेप्टनेस में। गारंटी सिक्योरिटी में वही कैश, फिर कंपनी का प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर और होल्डिंग का डायरेक्टर ऐसा बोलते थे, कंपनी का प्रमोटर और होल्डिंग का डायरेक्टर, ठीक है। तो कैश, कंपनी का प्रमोटर और होल्डिंग का डायरेक्टर, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। और जो है गारंटी सिक्योरिटी, फिर आते हैं पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन कैश के साथ आप नहीं कर सकते, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर पर्सन और रिलेटिव जो है वो पिक्यूनियरी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आती बात
कि जो है पर्सन और रिलेटिव वो KMP और एम्प्लॉय बन सकता है कैश, KMP और एम्प्लॉय नहीं हो सकता। अब आ रही बात पर्सन और रिलेटिव आ गए, ठीक है। अभी पर्सन चल रहा था, फिर रिलेटिव चला, पर्सन चल रहा था, फिर रिलेटिव चला, ये पर्सन और रिलेटिव बोल रहा है। कैश के KMP एम्प्लॉय तो हो ही नहीं सकते, रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है। पर्सन या रिलेटिव, पर्सन रिलेटिव जो भी है वो KMP एम्प्लॉय नहीं हो सकते। वही एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकता, ऑडिटर लीगल कंसल्टिंग फर्म का जो 10% तक के टर्नओवर का ट्रांजेक्शन कैश के साथ कर रहा है। पर्सन रिलेटिव होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 2% ऑफ वोटिंग पावर, 2% ऑफ वोटिंग पावर ही होल्ड कर रहा है, तो भी नहीं कर सकता। और 2% ऑफ वोटिंग पावर इन द कंपनी जो है पर्सन रिलेटिव, जो 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, वोटिंग पावर में सिर्फ कंपनी देखते हैं, 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर पर्सन और रिलेटिव जो है वो NPO जो 25% रिसीव कर रहा है कैश या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर से, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से, ठीक है। 25% या जो होल्ड कर रहा है 2% ऑफ वोटिंग पावर, एटलीस्ट 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। वोटिंग पावर में तो द कंपनी आएगा, इधर भी 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी वो होल्ड कर रहा है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपन ने पूरा समझा, ठीक है। सो अब सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो ड्यू डिलिजेंस तो लगानी पड़ता है, जनरल मीटिंग में OR पास होता है, जो भी है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेटा बैंक में फीचर ये है कि इसमें नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डेटा बैंक पुट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। जो पर्सन है विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपना नाम डाल सकता है। पर्सन अपॉइंट हुआ उसके 7 महीने में अप्लाई कर सकता है वो ऑनलाइन। ये पर्सन जिसकी इच्छा है अपॉइंट होने की, भले उसका दिन हो नहीं हो, देखो अपॉइंट हो गया तो 7 महीने में कर दे, अगर जिसकी इच्छा है अपॉइंट होने की, ठीक है, भले उसका दिन हो नहीं हो, इंटेंट टू गेट अपॉइंटेड हैविंग दिन और नॉट, अप्लाई कर दो ऑनलाइन। 1 साल की फीस भर दो, 5 साल की या लाइफ टाइम की। रिन्यूअल होता है एक्सपायरी के 30 दिन में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बस डिक्लेरेशन पे करना पड़ता है कि उसने 6(1) का कंप्लायंस करा है, 6(2) का कंप्लायंस करा है, वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसने 6(1) का कंप्लायंस करा है, ठीक है। 6(2) का कंप्लायंस करा है कि जब रिन्यूअल चाहिए रहता तो रिन्यूअल करवाता है, और साथ ही साथ 149(6) की जो कंप्लायंस है उसका भी करता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, 60% पे पास होना है, टाइम अनलिमिटेड है, 1 साल विदिन 1 ईयर ऑफ इंक्लूजन एग्ज़ाम होती है। पर इसमें एग्जाम्पशन है, क्या है कि पर्सन सर्व्ड एज डायरेक्टर KMP, ठीक है। पर्सन जो सर्व कर रहा है डायरेक्टर KMP 10 साल से लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट को या पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो है भाई पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लिस्टेड कंपनी को सर्व करा है, 7 साल हो गए, 10 साल से सर्व कर रहा है एज अ डायरेक्टर KMP उस पब्लिक कंपनी में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और अगर 10 साल से सर्व करा हो लिस्टेड कंपनी में तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो एग्जाम्पशन है, तुमको थोड़ी ना एग्जाम देनी। इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया अपन ने, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।